साथियों, घुमंतू जनजातियों की जनसंख्या लगभग भारत में 12 करोड़ है। और ये जो जनसंख्या है वो साधारण जनसंख्या नहीं है। जब अंग्रेज भारत में आए थे तो अंग्रेजों ने घुमंतू जनजातियों को आइडेंटिफाई किया और उनको ट्राइबल आइडेंटिटी दी। एक आइडेंटिटी क्रिमिनल ट्राइब्स की दी और दूसरी आइडेंटिटी नोमैडिक ट्राइब की दी। लेकिन अब यह सवाल निर्माण हो रहा है, अगर घुमंतू जनजाति की आइडेंटिटी अगर ट्राइबल्स थी तो कास्ट की आइडेंटिटी में किसने लाया? ये जो कास्ट के आइडेंटिटी में लाने का काम किया वो कांग्रेस नेहरू ने किया। घुमंतू जनजातियों की जो ट्राइबल आइडेंटिटी थी वो खत्म करने का काम कांग्रेस नेहरू ने किया। जब सेटलमेंट एक्ट बनाया गया था और क्रिमिनल ट्राइब के लोगों को सेटलमेंट के अंदर बंदी बनाया गया था, लेकिन अंग्रेजों ने केवल उनको बंदी नहीं बनाया बल्कि उसके अंदर रोजगार भी दिए। उनके लिए बैंक खोली, हॉस्पिटल खोले, स्पोर्ट क्लब खोले। जब सेटलमेंट की तार काटी गई 1952 को, तो नेहरू ने अपने स्पीच में कहा कि अब आप मुक्त हो गए। सेटलमेंट की तार काटने से यह समाज मुक्त होने वाला नहीं था, बल्कि उनके लिए विधायक काम करने चाहिए थे, संसद में कानून बनाना चाहिए था, वो नेहरू ने नहीं किया। आज अलग अलग राज्यों में अलग अलग सूची में घुमंतू जनजातियों को डाला गया है। कर्नाटक में शेड्यूल कास्ट में है। मेरी मां कर्नाटक की, बसवा कल्याण की। मेरे पिताजी मराठवाड़ा महाराष्ट्र के। मेरी मां शेड्यूल कास्ट में एक ही जाति समूह। मेरे पिताजी बीजेपी में मुक्त जाति में। महाराष्ट्र में पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, कोकण, बॉम्बे रीजन और खानदेश ये बीजेपी में यानी मुक्त जाति में। और महाराष्ट्र में विदर्भ में मेरा ही समाज शेड्यूल कास्ट में। जब मेरे माता और पिताजी का झगड़ा होता है तो माँ कभी कभी मुझे फोन करती है, अभी नहीं होता, पहले होता। तो मेरी माँ फोन करती थी और कहती थी मेरे बाप को थोड़ा समझा, झगड़ा कर रहा। तो मैं मेरी माँ को कहता एट्रोसिटी दर्ज करोगे, ऐसी धमकी तो दे। वो बोलते थे एट्रोसिटी, बोले तो क्या। मेरी माँ शेड्यूल कास्ट में कर्नाटक में, मेरे पिताजी बीजेपी में है। तेलंगाना में शेड्यूल ट्राइब में है हम, आंध्र प्रदेश में शेड्यूल ट्राइब में है और सेंट्रल में ओबीसी में डाला गया है। यानी अलग अलग राज्यों में अलग अलग सूची में डालने का क्या षड्यंत्र रचा गया शासक जातियों ने, क्योंकि यह जनसंख्या का आंकड़ा बढ़ता। अगर एक सूची में होते, मान लो शेड्यूल कास्ट में होती तो शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या बढ़ती, मान लो शेड्यूल ट्राइब में होते तो शेड्यूल ट्राइब की जनसंख्या बढ़ती। जब बाबा साहब अम्बेडकर को मौका मिला तो 4 स्टेट की सूची बाबा साहब ने, सारे स्टेट ने अपील किया था बाबा साहब ने सूची भेजने के लिए। जिन 4 राज्यों ने सूची भेजी वो शेड्यूल कास्ट में, शेड्यूल ट्राइब में इंक्लूडेड हुए। घुमंतू जनजाति के लिए कोई संवैधानिक सूची नहीं है। तो ये जो षड्यंत्र बनाया गया, ये शासक जातियों ने बनाया गया षड्यंत्र है। अगर हमारी एक ही सूची में हम लोग होते तो लोकसंख्या के अनुपात में हमें प्रतिनिधित्व का राइट मिलता, संवैधानिक अधिकार मिलते। लेकिन संवैधानिक अधिकार ना मिले, इसलिए घुमंतू जनजातियों को अलग सा रखा गया। मैं मेश्राम साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेश्राम साहब ने राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय घुमंतू जनजाति मोर्चा का संगठन खड़ा किया। केवल संगठन खड़ा नहीं किया
बल्कि संगठन के अंदर नेतृत्व भी निर्माण किया। हमने घुमंतु जनजातियों का पहला राष्ट्रीय अधिवेशन बॉम्बे में लिया 29 अक्टूबर को। घुमंतु जनजातियों से उसकी तैयारी हुई और 11 लाख रुपए का फंड राष्ट्रीय घुमंतु जनजाति के अधिवेशन में मेसराम साहब को सपोर्ट किया। मैं खुद घुमंतु जनजातियों से बिलोंग करता हूँ, एक स्किनर ट्राइब से बिलोंग करता हूँ। मेसराम साहब ने राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी लगाई। 39वें राष्ट्रीय अधिवेशन में 10,76,000 रुपए फंड इंडिविजुअल निकाला। ये मेरा मेहनत नहीं है, मेसराम साहब ने हमारे ऊपर समय इन्वेस्ट किया, बुद्धि इन्वेस्ट किया, हुनर इन्वेस्ट किया, उसी का ये नतीजा है। साथियों, और राष्ट्रीय स्तर पर घुमंतु जनजातियों के अंदर लीडरशिप डेवलप करने का काम मेसराम साहब ने किया है। हमारा प्रतिनिधित्व, हमारे आजादी की लड़ाई ज्योतिराव फुले जी ने लड़ी, शाह महाराज ने लड़ी, बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़ी, और वर्तमान में मेसराम साहब लड़ रहे हैं। घुमंतु जनजाति के लोग किसी समय में राजा थे। ये राजा क्यों बहुत भीड़ है यहाँ? क्योंकि बुद्धा का सामाजिक क्रांति का आंदोलन सेंट्रलाइज आंदोलन था, और बुद्धा के सामाजिक क्रांति का जो सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन था, उसी के कारण सम्राट अशोक की गवर्नमेंट सेंट्रलाइज गवर्नमेंट 8 किलोमीटर ब्राह्मणों के ध्यान में आया, ये तो बहुजन लोग सेंट्रल गवर्नमेंट में। सम्राट अशोक पाल कम्युनिटी से थे, धनगर कम्युनिटी से थे, घुमंतु जनजाति से थे। हाँ। तो ब्राह्मणों ने प्लान बनाया, इनको रोकना होगा। प्रतिक्रांति की, प्रतिक्रांति के बाद में बहुजनों की भारत में एक बार भी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं हुई। 5 क्यों नहीं बनी? ब्राह्मणों ने प्रतिक्रांति 2 जने हम मारते हैं। केवल सामाजिक आधार खत्म करने के लिए नहीं की, बल्कि राजनीतिक आधार भी खत्म करने के लिए प्रतिक्रांति की। तब से लेकर आज तक बहुजन सेंट्रल गवर्नमेंट में एक बार भी नहीं आया। तो किसकी सरकार आई स्टेट में? छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र स्टेट, कर्नाटक में बसवन्ना राजा बने, कर्नाटक स्टेट तक सीमित रहे। पंजाब में गुरु गोविंद सिंह पंजाब स्टेट तक सीमित रहे। बड़ौदा में सहजराव हाईकोर्ट, कोल्हापुर स्टेट में शाहूजी महाराज। अगर वर्तमान में हम पॉलिटिकल एनालिसिस करें तो शरद पवार महाराष्ट्र स्टेट, बहन मायावती बहन जी, अगर हमारी बहन जी होती तो भाइयों के साथ धोखाधड़ी नहीं करती। ये हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्म विष्णु महेश है। उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव ओबीसी उत्तर प्रदेश, नीतीश कुमार बिहार राज्य, तेजस्वी यादव बिहार राज्य। बहुजन सेंट्रल गवर्नमेंट का, बहुजनों की सेंट्रल गवर्नमेंट वर्तमान में नहीं है, लेकिन भविष्य में बहुजनों की सेंट्रल गवर्नमेंट बन सकती है। इसलिए बन सकती है कि भांसेर जो है, ये जो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है, सामाजिक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन के कारण, जनांदोलन के कारण बहुजन लोग सेंट्रल गवर्नमेंट में आ सकते हैं। आज घुमंतु जनजातियों की क्या डिमांड है? लिमिटेड डिमांड। हमें आधार कार्ड मिलना चाहिए, हमें राशन कार्ड मिलना चाहिए, हमें वोटर आईडी कार्ड मिलना चाहिए, हमें जमीन मिलनी चाहिए। जमीन नहीं है इसलिए घुमंतु है। अगर घुमंतु जनजातियों को जमीन होती तो एक राज्य से दूसरे राज्य में घूमने के लिए नहीं जाते, पेट भरने के लिए नहीं भागदौड़ करते। जमीन नहीं है इसलिए स्थिरता नहीं है, स्थिरता नहीं है इसलिए एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन नहीं है इसलिए रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है इसलिए सोशल और फाइनेंशियल स्टेटस नहीं है, और सोशल और फाइनेंशियल स्टेटस ना होने के कारण पॉलिटिकल स्टेटस नहीं है। पहली बार कॉन्सेप्ट के माध्यम से, मेसराम साहब के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर घुमंतु जनजातियों के अंदर पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ और सामाजिक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये असाधारण बात है। हम ये अभी भविष्य में प्लान बना रहे हैं मेसराम साहब के नेतृत्व में। 4 बार भारत बंद, एनआरसी सीए एनपीआर मुसलमान को लगा ये हमारे लिए आया है, और घुमंतु जनजाति ओबीसी को लगा ये मुसलमानों के लिए आया है।
लेकिन ये मुसलमानों के लिए नहीं था, बल्कि घुमंतु जनजातियों को सिंगल आउट करने का कार्यक्रम बनाया था। क्योंकि 50 साल का लैंड का कोई डॉक्यूमेंट घुमंतु जनजातियों के पास में नहीं है, 71 का इलेक्टोरल रोल उनके पास में नहीं है। तुम्हारा पासपोर्ट आईडी कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड उसके लिए सफिशिएंट डॉक्यूमेंट नहीं है। तो घुमंतु जनजातियों को सिंगल आउट करने का कार्यक्रम आरएसएस बीजेपी ने बनाया था। मेश्राम साहब ने प्लान बनाया, भारत बंद किया, और भारत बंद करते समय मेश्राम साहब ने कहा एनआरसी एनपीआर तभी हो उसका पहला आधार डीएनए हो। क्योंकि विदेशी ब्राह्मण वो तो यहाँ के नागरिक नहीं है, हम यहाँ के मूल निवासी हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति निर्माण हो गई है, देश यानी क्या ये भी पता नहीं है, ऐसा घुमंतु वर्ग है। और देश को तो कहां पता है यहाँ के घुमंतु जनजातियों का देश का। अभी मेश्राम साहब के नेतृत्व में जो लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई में घुमंतु जनजातियों के लोग बड़े पैमाने पर शामिल हो रहे हैं, संगठित हो रहे हैं। साथियों, भूतकाल में जिन लोगों ने भारत बंद का आंदोलन चलाया, वर्तमान में वही लोग सेंट्रल गवर्नमेंट चला रहे हैं। और वर्तमान में हम भी मेश्राम साहब के नेतृत्व में भारत बंद का आंदोलन चला रहे हैं। भविष्य में निश्चित तौर पर बहुजन सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट में बनाएंगे, हर हालत में बनाएंगे, हर हालत में बनाएंगे। और जितने भी घुमंतु जनजातियों की समस्या कांग्रेस बीजेपी ने क्रिएट किए हैं, जैसे हमारी सरकार बनती है 24 घंटे के अंदर सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकला। कानून बनाकर ये पार्लियामेंट में कानून बनाएंगे, स्टेट विधानसभा में कानून बनाएंगे, ये डिमांड नहीं करेंगे जो जमीन सरकार की वो जमीन हमारी, सरकार ही हम बनाना, हम ही दे देंगे हमारे। अभी मांगना नहीं है, देने की भावना निर्माण करनी है। व्यवस्था परिवर्तन कैसा संभव है? व्यक्ति में परिवर्तन आएगा तो समाज में परिवर्तन आएगा, समाज में परिवर्तन आएगा तो सत्ता में परिवर्तन आएगा, सत्ता में परिवर्तन आएगा तो व्यवस्था में परिवर्तन आएगा, यानी जीवन के हर क्षेत्र में परिवर्तन आएगा। और मेश्राम साहब के नेतृत्व में ये परिवर्तन संभव है, हो सकता है। मेरी बात आप लोगों ने ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।